उनकी कुछ बेसिक्स हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा जी, हमारे कोर्स का जो कोड है कैम्प 503 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 इसका टाइटल है। तो आज हम बेसिक्स करेंगे इस कोर्स के मतलब। पहले मिड सिलेबस जो है, इस स्लाइड में हम मिड सिलेबस के मतलब जानते हैं कि हमने मिड में कितना सिलेबस जो पढ़ना है और कौन सी चीज़ जो स्टडी करनी है। मिड हमारा जो सिलेबस है ये मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन जो है ये मेजर पोर्शन है हमारे मिड का। और स्टीरियो केमिस्ट्री का जो है चैप्टर, तो ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने सिर्फ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को स्टडी करना है, जस्ट कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और कन्फर्मेशन भी है साइक्लोहेक्सेन की, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और जो है डेकालिन सिस्टम की कन्फर्मेशंस को स्टडी करेंगे। लेकिन मेजर पार्ट हमारे जो मिड का जो सिलेबस है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है इसके मैकेनिज्म्स, इसमें रिएक्शंस ऑक्सीडेशन के हम स्टडी करेंगे और रिडक्शन के रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म्स को समझने के लिए हम कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हम लेंगे जिसमें मैकेनिज्म में बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे और उसमें मोस्टली यूज़ होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। जो बॉन्ड बनता है रिएक्शन मैकेनिज्म्स में, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स में, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इन एग्जांपल्स में हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के अमल को सीखेंगे। अच्छा, हम सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें ये अमोनिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाया गया है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जो है ये शॉर्ट लाइंस की मदद से जुड़े हुए हैं। ये शॉर्ट लाइंस आपको जैसा कि पता है, ये शॉर्ट लाइन जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हर सिंगल शॉर्ट लाइंस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो है इसमें ये ज़ाहिर करिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का है। अच्छा जी, ये जो 2 नाइट्रोजन के ऊपर डॉट्स हैं, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एक लोन पेयर जो वो मौजूद है। इसी तरह वाटर में ऑक्सीजन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये मोस्टली एटम के लोन पेयर्स ही बनाते हैं। लोन पेयर चाहे किसी एटम के पास 2 हों या 1 हों, लोन पेयर जो हैं वो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक ही लोन पेयर जो है वो इस्तेमाल होता है। 2 में से अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर ही यूज होगा। अब हम इस एग्जांपल में अमोनिया के नाइट्रोजन और एक प्रोटॉन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो है एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और दूसरा एटम यानी अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इस्तेमाल करता। जो एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा, मोस्टली वो लोन पेयर होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस्तेमाल करेगा वो उस एटम को डोनर एटम कहेंगे और जो अपना कोई इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं करेगा उसको एक्सेप्टर एटम कहेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेगा और नाइट्रोजन और प्रोटॉन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और प्रोटॉन के दरमियान में आ जाएंगे। अच्छा जी, जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है उसको डोनर एटम, जो अपना कोई इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं करेगा उसको एक्सेप्टर एटम। जब बॉन्ड बन जाता है तो डोनर एटम पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसा कि नाइट्रोजन में बॉन्ड बनने से पहले नाइट्रोजन न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बॉन्ड बनने से पहले देखिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना हाइड्रोजन जो वो न्यूट्रल हो गया। मतलब ये कि बॉन्ड बनने के बाद डोनर एटम पे एक इलेक्ट्रॉन जितनी कमी और एक्सेप्टर एटम पे एक इलेक्ट्रॉन जितना इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, इसी वजह से जो प्रोटॉन है इसका पॉजिटिव चार्ज जो है, जो प्रोटॉन है इसका पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के इजाफे की वजह से न्यूट्रल और नाइट्रोजन जो न्यूट्रल था वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल हेडेड एरो की डायरेक्शन जो है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगी, लेकिन हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो मैकेनिज्म्स हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसको हम एरो से शो करने की ज़रूरत
नहीं होगी, हम उसको सिंगली शॉर्ट लाइन से ही मतलब ज़ाहिर कर देंगे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, एक दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्लोराइड और प्रोटॉन के दरमियान ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। क्लोराइड के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव का मतलब ये क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके पास एक और इजाफी इलेक्ट्रॉन जिसने किसी का पिक किया है, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन H पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन की शक्ल में। और ये क्लोराइड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करेगा। क्लोराइड यहाँ पे डोनर एटम होगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर। जब बॉन्ड बनेगा तो प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन जितना इजाफा, यानी इसमें H पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा जब शो करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और क्लोराइड पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और बॉन्ड बनने के बाद क्लोराइड न्यूट्रल हो जाएगा और बॉन्ड की डायरेक्शन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ है। अब नेक्स्ट केस में हम ये देखते हैं जी कि ये हाइड्रोजन एटम है, इसके ऊपर एक डॉट है। डॉट मतलब ये है कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रल है, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन एटम है और इसके पास भी एक डॉट है वैलेंस शेल में। डॉट का मतलब ये कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये भी न्यूट्रल है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये यहाँ पे बना कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क ये है कि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम बराबर के इलेक्ट्रॉन देते हैं शेयरिंग के लिए, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम ही जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और जो एक्सेप्टर एटम है वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा जी, हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज करते हैं पहला जो ये मैंने एक मॉलिक्यूल शो किया है ए और बी एटम्स और उनके दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम करेंगे तो उसमें बॉन्ड ब्रेक भी करेंगे, और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो किस एटम पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज आता है ये देखना है अब हमने यहाँ पे। तो ये ए और बी के दरमियान ये शॉर्ट लाइन है, मतलब ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। हमने एरो की डायरेक्शन बी की तरफ शो की, यानी हमने शो किया कि बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब बॉन्ड टूटा तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए। बी ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया और साथ ए का भी ले गया। जब बी पे एक का इलेक्ट्रॉन आया तो बी पे एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटने के बाद बी पे नेगेटिव, और ए का इलेक्ट्रॉन भी बी पे जाने की वजह से ए पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ए पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अब हम दूसरा केस देखते हैं। इसमें जो शो ये किया हुआ है कि ए जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे चले जाते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक हुआ ए पे बी के इलेक्ट्रॉन की वजह से, इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज और बी पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमने थर्ड केस में ये देखते हैं कि ए और बी के दरमियान फर्ज के जी कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे ये दो शॉर्ट लाइन जो हैं ये दो चार इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर कर रही हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ए के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बी के हैं। लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो गए हैं ए की तरफ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट हो गए बॉन्ड टूटने के बाद, यानी जब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे चले जाएंगे। बी का इलेक्ट्रॉन भी ए पे आ जाएगा। ए पे बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज और बी पे पॉजिटिव, और एक बॉन्ड जो है इनके दरमियान वैसे रहेगा। अब ये नेक्स्ट एंड लास्ट केस में हमने फर्ज किया, सपोज किया कि ए और बी के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा और हमने दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने के बाद बी पे चले गए। मतलब यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें 3 ए के हैं, 3 बी के हैं। लेकिन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए, यानी बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, साथ ए का भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटने के बाद बी पे नेगेटिव चार्ज और बी पे नेगेटिव और ए पे पॉजिटिव। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि किस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, किस तरह डोनर पे पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज, या डोनर पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी और एक्सेप्टर पे एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। और यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया
कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस एटम पे पॉजिटिव चार्ज और किस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिस एटम की तरफ मुंतकिल होंगे, जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी बॉन्ड टूटने के बाद उधर नेगेटिव चार्ज, और जिधर कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड इस बेसिक आर्टिकल में रेडॉक्स रिएक्शंस की, क्योंकि हमारा जो मिड का जो ज़्यादा पोर्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। और रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टर्म को कंबाइनली रेडॉक्स कह देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो दोनों रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। हमने यहाँ पे सीखना है जी कि एक स्पीशी जो है रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में तब्दील होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो तब्दीली होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख के कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस। देखें, ये फ़र्ज़ करें जी कोई एटम रिएक्टेंट में ए है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में +3 है, लेकिन प्रोडक्ट में जाके उसी ए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 हो गया। रिएक्टेंट में +3 वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, रिड्यूस हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में जाके रिड्यूस हुआ, मतलब ये कि इसमें ए में रिडक्शन हुई है। रिडक्शन आपको पता है जी होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से ए +3 से +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है जी, ये रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में जाकर रिड्यूस हुई है, तो ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। +3 से +1 में तब्दील होना जो है ये देखना है कि अब हुई तो रिडक्शन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब -1, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होगा -2, यानी -2 इस ए +3 में ऐड करेंगे तो -2 इस +3 के +2 को कैंसिल कर देगा, फिर +1 रह जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो ये +3 से +1 में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में ये कोई एलिमेंट का एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -7 है, लेकिन प्रोडक्ट में जाके ये -11 हो गया। -7 से -11 ये वैल्यू भी रिड्यूस हुई है, और रिडक्शन है ये भी, और रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए -7 से ए -11 होने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन -1, 2 इलेक्ट्रॉन -2 और 4 इलेक्ट्रॉन -4, यानी -4 इसमें ऐड होगा -7 में। -7 में -4 ऐड होगा तो ये -11 बना, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जिसकी वजह से ये ए -7 तब्दील होके ए -11 में ये तब्दील हो गया जी। इसी तरह थर्ड रेडॉक्स रिएक्शन में, थर्ड एग्जांपल में हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, एक एलिमेंट क्या एटम ए रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, लेकिन प्रोडक्ट में जाके ये +7, +5 से +7 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट में जाके इजाफा हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन जो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। +5 से +7 ये शो कर रहा है जी कि इसमें इससे चल रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं। +5 जो है आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 चार्ज आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह ए +5 तो इस पर ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन जब इसमें से मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +6, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +7। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में ए के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -3, लेकिन रिएक्टेंट में -3 है, प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया जिसका -1। प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया जी -1। -1 जो है ये वैल्यू ज़्यादा है -3 से, यानी ये भी ऑक्सीडेशन है, और -3 से फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे तो ये -1 में तब्दील हो जाएगा। यानी यहाँ से हमने ये सीखा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब कोई एटम तब्दील होता है या कोई एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में
जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो तब्दीली आती है उससे पता चलता है कि ये एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है इस रिएक्शन के दौरान या रिड्यूस हुआ है। अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, अगर रिड्यूस हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं। तो ये आज का बेसिक और फर्स्ट लेक्चर था जो हमें हमारे नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनको सीखने में हमारी ये फर्स्ट लेक्चर जो है वो हेल्प करेगा। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।